नमस्कार। मिड डे प्राइम के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। केरल के वायनाड में भूस्खलन से भारी तबाही पर राज्य में 2 दिनों का शोक। 150 से ज्यादा लोगों की मौत। सेना की मदद से राहत और बचाव का काम जारी। कई राज्यों ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। मुख्यमंत्री पी विजयन की समीक्षा बैठक। वायनाड में प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न हुई स्थिति पर अब से थोड़ी ही देर में राज्यसभा में होगी चर्चा। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण प्रश्नकाल हुआ स्थगित। बाधित हुआ कांग्रेस के बार बार जाति वाले मुद्दे को उठाने पर भाजपा ने साधा निशाना। दिल्ली में कोचिंग हादसे पर हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। अदालत ने पूछा एमसीडी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं। अदालत ने दिल्ली के फ्रीवी कल्चर पर भी सरकार को लिया आड़े हाथों। आबकारी नीति से जुड़े ईडी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ाई। इजरायल ने 24 घंटे के भीतर निपटाए अपने 2 दुश्मन। बैरूत हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर फौद शोकोर। तो वहीं तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया का भी हुआ खात्मा। और पेरिस ओलंपिक में आज निशानेबाजी, मुक्केबाजी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे दम। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा की कोशिश क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने की, तो वहीं बैडमिंटन में सिंधु और लक्ष्य सेन पर होंगी सभी की नजरें। और सबसे पहले केरल से जुड़ी खबर। केरल के वायनाड भूस्खलन त्रासदी में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 150 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय सेना ने वायनाड भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान तेज कर दिया है। डीएससी, केंद्र, कन्नूर और 122 टीए बटालियन की 4 टुकड़ियां एनडीआरएफ और राज्य बचाव टीमों के साथ संयुक्त बचाव अभियान चला रही हैं। सेना के जवान प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। लगभग 1000 व्यक्तियों को बचाया गया है। भारतीय सेना इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान केरल के लोगों को सभी जरूरी सहायता प्रदान कर रही है। वायनाड में खोज और बचाव अभियानों पर ब्रिगेडियर अर्जुन सेगन ने कहा है कि बचाव अभियान कल सुबह से ही जारी है। उन्होंने कहा कि सेना, एनडीआरएफ, नौसेना, राज्य पुलिस और वन विभाग के साथ साथ स्थानीय स्वयंसेवकों के लगभग 500 से 600 बचावकर्मी शामिल हैं। हम इस पुल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा। हवाई टोही और नागरिक प्रशासन की जरूरतों के आधार पर अतिरिक्त संसाधन आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी सभी 6 टुकड़ियां एनडीआरएफ और नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर बचाव अभियान को अंजाम देंगी। मेपाडी चुरलमाला रोड पर एक पुल का भी निर्माण शुरू होगा। और केरल के वायनाड में आई भयंकर विपदा पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यालय में चल रहे बचाव अभियान की समीक्षा के लिए बैठक की है। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने केरल के दौरे पर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया। उन्होंने मेपाडी सामुदायिक भवन का भी दौरा किया, जिसे अस्थायी तौर पर शवगृह में बदल दिया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कहा है कि उन्होंने राहत शिविरों का दौरा करने और वहां रह रहे पीड़ितों से विस्तार से बात करने का उन्हें मौका मिला। There is a feeling of shock everywhere. But what I find is that all the volunteers, the teachers, the youth, the local people, the doctors, paramedicals,
They all risen to the occasion. Kerala is ready. India is ready to meet any crisis. The Prime Minister is fully committed to do whatever is required for the rescue and relief operations, and the Chief Minister is coordinating it. Minister George Kurian has been deputed here. So every action that is required will be taken. We are with the victims. और वहीं केरल के मुख्य सचिव डॉक्टर वी वेणु ने कहा है कि वायनाड में आज बड़े पैमाने पर मुंडाककई और ऊपर के क्षेत्रों में जीवित लोगों की और मृतकों की तलाश की जा रही है। टेरिटोरियल आर्मी, एनडीआरएफ, वायुसेना और नौसेना के 1200 जवान तलाशी के काम में लगे हुए हैं और दिन के 11 बजे तक 128 लाशें बरामद की गई हैं। 91 लाशों का अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा चुका है और 63 लाशें परिजनों को सौंप दी गई हैं। Situation was reviewed. Today is important because after yesterday we managed to establish a connection to the other side. Today a large contingent of rescue workers are currently fanning across the Mundakai and upper regions in order to search for survivors and also to recover bodies. The situation as of 11 o'clock today, confirmed figures are like this. The total number of bodies that we have recovered is 128. We are told that this does not include a few bodies that are being recovered in the last 1 hour. So out of this, 91 bodies have been taken to the hospital. All the 91 bodies the postmortem has been completed. 73 bodies have been released, have been identified, and 63 bodies have been released. The others, the procedures are being in place. और वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, वहां चल रहा है और मरने वालों की जो तादाद है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। वायनाड के ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी नीरज सिंह बता रहे हैं कि कैसे वायुसेना राहत और बचाव के कार्य में लगातार लगी हुई है। इंडियन एयरफोर्स लगातार रेस्क्यू कर रही है क्योंकि लैंडस्लाइड के कारण जो पुल है वो बह गया था। अब आप देखें कि जो इंडियन एयरफोर्स का जो चॉपर है वो यहाँ पर लैंड करने की कोशिश कर रहा है ताकि जो रेस्क्यू है उसमें तेजी लाई जा सके, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका डिस्कनेक्ट हो गया है, जिसके कारण जो रेस्क्यू टीम है वो अपने बड़े बड़े वाहनों को आगे उस स्थान पर नहीं ले जा पा रही है जहाँ पर हादसा ज़्यादा गंभीर है, या ये कहें कि जहाँ पर हादसे का प्रभाव ज़्यादा है। तो आप देखें कि इस समय दूरदर्शन के ये विजुअलों के माध्यम से कि इंडियन एयरफोर्स के चॉपर लगातार कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर लैंड करने की, ताकि जो रेस्क्यू में लगी टीम है उनको पहुँचाया जा सके उन स्थानों पर जहाँ पर लोग अभी भी फंसे हुए हैं। मौसम की मुश्किलें अलग हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो रेस्क्यू के जो जवान हैं उनका हौसला भी बुलंद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स और जो एनडीआरएफ के लोग लगे हुए हैं। तो ये आप देखें कि चॉपर ने कोशिश की लेकिन चॉपर लैंड नहीं कर पाया, और ये सुबह से ही लगातार जो सिलसिला है वो जारी है ताकि जो रेस्क्यू है उसमें तेजी लाई जा सके। आप देखें कि जमीनी स्तर पर जो एनडीआरएफ के लोग हैं या फिर जो सेना के लोग हैं वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, इस रेस्क्यू को अंजाम दे रहे हैं। इंडियन जो एयरफोर्स के जो चॉपर हैं वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि यहाँ पर लैंड कर सकें ताकि इस रेस्क्यू में तेजी लाई जा सके, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स के चॉपर को असफलता हाथ लगी है, लेकिन ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, ग्राउंड जीरो, वायनाड। और वायनाड में ये जो हादसा हुआ है, भूस्खलन हुआ जिसमें कि 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ये ना होता, ये बिल्कुल नहीं होता अगर आज से 13 साल पहले एक रिपोर्ट को गंभीरता से लिया गया होता राज्य सरकार की तरफ से और तत्कालीन केंद्र सरकार की तरफ से भी। वो क्या है रिपोर्ट, आपके सामने टीवी स्क्रीन पर और इस वीडियो वॉल के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। वायनाड भूस्खलन और माधव गाडगिल की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट की कॉपी भी मेरे हाथ में है और आप समझ सकते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कितनी गंभीर बातें कही गई हैं जिसका कि पालन बिल्कुल नहीं किया गया। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं वायनाड में जो भूस्खलन हुआ है और उसका माधव गाडगिल रिपोर्ट से क्या कुछ लेना देना है, कैसे रिलेशन है। 100 से अधिक, अब तो आंकड़ा 150 से भी ऊपर चला गया है, मौतों के बाद एक बार फिर से
वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट चर्चा में आ गई है। वेस्टर्न घाट्स एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट क्या थी वो आपको बताते हैं। माधव गाडगिल जो थे, उनकी अध्यक्षता में पैनल की रिपोर्ट ने एक दशक क्या उससे पहले भी 13 साल पहले ही इस भयानक त्रासदी की आशंका जता चुकी थी, जिसका कि हम इस वक्त देख रहे हैं वायनाड में। 13 साल पहले इसकी आशंका जताई गई थी इस रिपोर्ट के जरिए। उन आशंकाओं और चेतावनियों को केरल की सरकार ने नहीं गंभीरता से लिया। जी हां, केरल की सरकार ने उन चेतावनियों को, उन निर्देशों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से 150 से ज्यादा मौतें अब तक इसमें हो चुकी हैं। रिपोर्ट में अंधाधुंध खनन, जी हां, अंधाधुंध खनन और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर तत्काल रोक लगाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सिलसिला लगातार चलता रहा, उसकी वजह से यह सारी चीजें हमारे आपके सामने में है। वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल ने अगस्त 2011 में, आज से ठीक 13 साल पहले की बात है, केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी। और हम आपको बता रहे उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया था। पैनल ने मेप्पाडी, जी हां, मेप्पाडी का बार बार जिक्र इसलिए कि यहीं पे यह हादसा हुआ है। मेप्पाडी पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया है। मेप्पाडी में पर्यावरण को पहुंचाए जा रही क्षति से होने वाले नुकसान को लेकर चेताया गया था उस रिपोर्ट में कि वहां पे आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जो खनन की एक्टिविटीज हैं, उनको बिल्कुल बंद कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया वहां की राज्य सरकार की तरफ से। मेप्पाडी में अंधाधुंध खनन और कंस्ट्रक्शन वर्क से कभी भी हो सकता है एक बड़ा भूस्खलन। ये इस रिपोर्ट में इसकी चर्चा की गई थी कि कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन उसको अनसुना कर दिया गया। गाडगिल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 18, जी हां, 18 इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया की पहचान की थी, जो कि बहुत ही हाईली सेंसिटिव थे इकोलॉजिकली अगर बात की जाए तो। उस रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया था। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में ये जो हादसा हुआ मेप्पाडी में, ये भी शामिल था। वहां यह हादसा हो गया इस बार। मेप्पाडी क्षेत्र में मुंडकई, चूरलमाला, जिसका कि हमने आपको जिक्र किया अभी, अट्टामाला और लुनापुझा गांव आते हैं। ये तमाम गांव उस इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में आते हैं, जहां की पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन का काम, इलीगल माइनिंग का काम पर रोक लगाने की सिफारिश की गई थी इस रिपोर्ट के जरिए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। मंगलवार को ये जो हादसा हुआ है, मंगलवार को भूस्खलन में ये पूरा का पूरा क्षेत्र तबाह हो चुका है और अब तक जो फिगर्स आ रहे हैं उसमें 150 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ESZ मतलब कि इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन 1, इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि ESZ1 और ESZ जो 2 एरियाज हैं, उनमें निर्माण गतिविधियों पर स्पष्ट तौर पर प्रतिबंध और नियम लगाने की बात कही गई थी गाडगिल कमेटी की इस रिपोर्ट में। ESZ1 और ESZ2 में पैनल ने यह भी सिफारिश की थी कि ESZ1 में खनन और रेड कैटेगरी वाले इंडस्ट्री को परमिशन न दी जाए। देखिए, स्पष्ट तौर पर यह बातें लिखी हुई थी इस रिपोर्ट में कि खनन वाले और रेड कैटेगरी वाले इंडस्ट्री को बिल्कुल भी ESZ1 मतलब कि इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन और ESZ2 इसमें बिल्कुल भी अनुमति न दी जाए, लेकिन अनुमति दी गई। जिन क्षेत्रों में खनन की अनुमति है, वहां की खदानें, यह भी इस रिपोर्ट में कही गई कि जिन क्षेत्रों में खनन की अनुमति है, वहां की खदानें मानव बस्तियों से कम 100 मीटर दूर होने की बात कही गई थी इस रिपोर्ट में। लेकिन देखिए क्या हुआ, अगले स्लाइड पर चलते हैं। 100 मीटर दूर होने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार ने दूरी को घटाकर सिर्फ 50 मीटर कर दिया और आपके सामने ये सारा हादसा। कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बजाय केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया था। इस गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट को यह कहा गया कि आप इसे लागू कीजिए केंद्र सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया, इस पूरी कमेटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, कूड़े में डाल दिया। और नतीजा यह कि आज से 13 साल के बाद जिस अनहोनी की आशंका जताई गई थी वो हो गई। 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ उस वक्त की तत्कालीन सरकार और वहां की राज्य सरकार जिम्मेदार। मुझे लगता है कि ये बातें आपको जानना, आपको समझना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने आपको ये सारी बातें बताई। आगे बढ़ें, हम इस पे आगे बात करेंगे और केरल के वायनाड के चूरलमाला इलाके में भूस्खलन के बाद लोगों का बचाव अभियान जारी है। डीडी न्यूज के हमारे सहयोगी नीरज सिंह ने सेना और एनडीआरएफ के जवानों द्वारा चलाए जा रहे बचाव अभियान का जायजा लिया। इस रिपोर्ट को आइए दिखाते हैं।
इस समय हम वायनाड में उस जगह पर हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ था और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। वायनाड का ये जो इलाका जो डिस्कनेक्ट हो गया था, यहाँ पर एक पहले ब्रिज हुआ करता था और उस ब्रिज से ही जो लोग हैं वो आगे की तरफ जाते थे, लेकिन ये जो ब्रिज है वो डिस्कनेक्ट हो गया, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू करने वाले जो लोग हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब इंडियन आर्मी है वो यहाँ पर तमाम इक्विपमेंट के साथ पहुंची है और यहाँ पर एक अस्थायी जो ब्रिज है उसे बनाने का जो काम है वो चल रहा है। मेरे सामने अगर हमारे कैमरामैन मोहित उइके आपको दिखाएंगे तो वहाँ देखें तो एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो रेस्क्यू कर रहे हैं कि जो लैंडस्लाइड हुआ था और उसके बाद पानी का बहाव जो तेजी के साथ आया था उसमें जो लोग हैं, कहीं कोई डेड बॉडी तो वहाँ नहीं है, तो उसको देखने के लिए वहाँ पर आप देखें कि जाल लगाकर जो एनडीआरएफ और रेस्क्यू की जो टीम है वो वहाँ पर जो सर्च है वो कर रही है। इसके साथ साथ ही जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ से जो आपको ये इलाका जो दिखाई दे रहा है, खासतौर से जो ट्री जो गार्डन है उसके बाद वाला इलाका है वहाँ पर ज़्यादा डैमेज हुआ था और वहीं से आप देखें जो डेड बॉडी है वो लगातार निकल रही हैं। रोपवे करके जो कनेक्ट है वो इस नदी के ऊपर बनाया गया है ताकि जो डेड बॉडी हैं उनको लाया जा सके। और इस समय अगर आप देखें कि एक जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर रेस्क्यू की गई है एनडीआरएफ के द्वारा और उस डेड बॉडी को रोपवे के माध्यम से लेकर आया जा रहा है। तो इस तरह की तमाम जो चुनौतियां हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह से जो मौसम है वो थोड़ा सा ठीक रहा है। सुबह ज़रूर बारिश हुई थी लेकिन इस समय बारिश रुकी हुई है। मौसम भी थोड़ा सा खुला दिखाई दे रहा है, हल्की हल्की जो धूप है वो भी यहाँ पर इस समय दिखाई दे रही है। मौसम की चुनौतियां अलग तरीके से बनी हुई हैं क्योंकि मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले समय में यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो प्रभावित हो सकता है। और इस तरह से आप देखें लगातार जो रेस्क्यू है वो चल रहा है। एक डेड बॉडी को यहाँ पर लाया गया है और ये एक्सक्लूसिव ये विजुअल हम दूरदर्शन पर तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह की चुनौतियाँ हमारी रेस्क्यू टीम को आ रही हैं और किस तरह के हालात यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, वायनाड। और हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। नीरज, सबसे पहले तो यही कि क्या इस वक्त चल रहा है, किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है? देखिए, इस पर सबसे ज़्यादा जो कोशिश है वो सेना के द्वारा जो अस्थायी जो पुल है उसके निर्माण पर पूरा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि आप देखें कि अभी भी बड़ी संख्या में ऐसा इलाका है जहां पर जो रेस्क्यू है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है। एनडीआरएफ के लोग हैं वो पैदल जरूर वहां पर पहुंच रहे हैं, सेना के जो चॉपर हैं वहां पर लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश असीम हो रही है और मौसम विभाग का भी ये कहना है कि जो बारिश है वो आने वाले समय में काफ़ी तेज हो सकती है, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू है उसकी जो परेशानियां हैं उसमें खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर आप देखें कि चाहे एनडीआरएफ के लोग हों और या फिर मिलिट्री और जो हमारी वायु सेना है वो लगातार कोशिशें कर रही हैं। हालांकि जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि अभी भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उस मलबे के अंदर दबे हो सकते हैं, क्योंकि असीम जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे तो मलबा आप समझ सकते हैं कि 1.5 से 2 फुट ऊंचा जो मलबा है वो मौजूद है। अगर स्पॉट पर जाना है तो आपको 1.5 फुट अंदर मलबे के अंदर होकर आप स्पॉट पर पहुंच सकते हैं। इस तरह की स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं। पूरा फोकस यही है कि उस पुल का निर्माण जल्द से जल्द कर लिया जाए और सेना का ये कहना है कि आने वाले 2-3 घंटों में उस पुल का निर्माण कर लिया जाएगा और जैसे ही वो पुल बन जाएगा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें तेजी आई जाएगी, क्योंकि कई सारी जो मशीनें हैं जो खासतौर से रेस्क्यू के लिए बनाई गई हैं उन मशीनों को वहाँ पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं ताकि रेस्क्यू करने वाले लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच जाएं। हालांकि पैदल जरूर जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं और जो चॉपर के द्वारा भी लोगों को ड्रॉप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कई बार चॉपर भी वहाँ पर लैंड नहीं कर पा रहा है क्योंकि मौसम की चुनौतियाँ भी अपने आप में बनी हुई हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लगातार दिन रात ऑपरेशन जारी है। हमारे जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम लगी है, चाहे एनडीआरएफ की बात करें या फिर सेना की बात करें, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहना है
कि जो मृतक संख्या है वो बढ़ सकती है। और दूसरा असीम, आप जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, मैं इस इलाके की स्थिति में थोड़ा सा आपको बता दूं। ये इलाका इस तरीके से डेवलप किया गया है कि यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बुलाया जा सके, क्योंकि यहाँ चाय के बागान हैं, खूबसूरती वायनाड में पहले से ही मौजूद है। जगह जगह आपको मनोहर जो दृश्य हैं वो दिखाई देंगे, लेकिन उसका जो खामियाजा है वो यहाँ के लोगों को उठाना पड़ा। और कैसे उठाना पड़ा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर होटल का निर्माण हुआ, बड़ी संख्या में यहाँ पर रिजॉर्ट बने, जो स्टे हैं टूरिस्टों के लिए वो बनाए गए, तमाम नियम कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई गई, तमाम जो जगह है उसको काट कर, जहाँ पर पेड़ लगे हुए थे उनको काट कर उस निर्माण को किया गया। और उसी का नतीजा है कि आज इतनी बड़ी आपदा हमको देखने को मिल रही है। और करीब करीब यही स्थिति केदारनाथ में भी देखने को मिली थी, और मैं उस समय वहाँ पर मौजूद था। वहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति हुई कि अंधाधुंध निर्माण किए गए मंदिर के आसपास, और जब इस तरह की आपदा आई तो कई जो कह सकते हैं कि जो जिंदगियाँ हैं वो चली गई। और वही स्थिति यहाँ पर भी है। आने वाले समय में जो सरकार है उसको भी सोचना होगा कि 13 साल पहले जो रिपोर्ट आई थी, अगर उस पर अमल हो गया होता तो इतने सारे लोग हम उन लोगों को जाते हुए नहीं देखते। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ चाय के बागान हैं। पश्चिम बंगाल और असम के मजदूर बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर चाय का पत्ती तोड़ने का काम करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि चाय बनाने के काम में लगे हुए हैं। और जो चाय बागान मालिक हैं उनका भी ये कहना है कि अभी भी बड़ी संख्या में जो मजदूर पश्चिम बंगाल और असम के थे वो अभी भी मिसिंग है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो टावर हैं, टेलीफोन टावर हैं, वो भी बुरी तरीके से डैमेज हुए हैं। उसकी वजह से कनेक्टिविटी भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है, उस वजह से भी लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द संपर्क किया जा सके, और जो भी लोग अभी भी बचे हुए उनको रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। नीरज, एक और सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, वो ये कि लगातार हम देख रहे हैं, और आप भी छाते के साथ वहां पे खड़े हैं, इसका मतलब कि बारिश हो रही है, मौसम अभी भी अनुकूल नहीं है। क्या प्रशासन की तरफ से वैसे और जगहें, वैसे और गांव जो कि बहुत ही सेंसिटिव हैं, क्या वहां से लोगों को अभी से ही हटा दिया गया है, संभावित खतरों को देखते हुए, भांपते हुए? देखिए, बिल्कुल जो ऐसे इलाके हैं, क्योंकि ये भी एक अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि जो लैंडस्लाइड है वो और भी हो सकता है, क्योंकि आप देखें कि 3-4 लगातार लैंडस्लाइड हुए, जिसकी वजह से इतनी बड़े इलाके में ये आपदा आई है। दूसरे सेंसिटिव दृष्टि से भी कई सारे इलाके हैं जो आपदा और उसके आसपास के इलाकों में हैं, जो गांव हैं, वहां से लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, ज़्यादातर लोगों को, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है उसका कहना है कि जो पूरा का पूरा इलाका है, जो इफेक्टेड इलाका है, वहाँ 22,000 के करीब जो लोग हैं वो रहते थे। कई सारे वहाँ पर गाँव हैं, हालांकि इतने गांव वहाँ पर इफेक्टेड नहीं है, लेकिन जो इलाका है इफेक्टेड, उसके आसपास इतने सारे गांव हैं, और निश्चित तौर पर ये एक बड़ी संख्या है। और लगातार कोशिशें यही की जा रही है कि जो ब्रिज है उसको जल्द से जल्द बना लिया जाए, और जैसे ही ये ब्रिज बन जाएगा, जो रेस्क्यू का काम है उसमें और तेजी आएगी। और यही कारण है कि सबसे बड़ी चुनौती उस ब्रिज को बनाने की है। मौसम की अपनी तमाम तरह की दिक्कतें हैं, क्योंकि वहाँ तक बड़े बड़े जो सामान हैं उसको पहुँचाना एक बड़ी चुनौती है। सेना के जवान पैदल ही उस बड़े बड़े सामानों को वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ब्रिज का जो काम है वो तेजी के साथ किया जा सके। बारिश लगातार हो रही है, कुछ समय जरूर बारिश रुकी थी, लेकिन फिर से बारिश शुरू हो गई है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा, बारिश की जो रफ्तार है वो भी तेज हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, तो चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन हमें अपने जो सेना के जवान हैं उन पर पूरा भरोसा है कि वो जो लोग फंसे हुए हैं या फिर जो लोग जो मृतक हैं उनको जल्दी से जल्दी वहां से निकाल बाहर कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे, यानी कि एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार,
देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। संसद के मॉनसून सत्र के 8वें दिन की कार्यवाही शुरू होने के बाद लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने लगातार हंगामा किया और जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दी थी। और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस जाति के नाम पर देश को कमजोर कर अराजकता और हिंसा फैलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर समय जाति जाति करती रहती है, लेकिन इनके नेता जाति नहीं पूछ सकते हैं। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने जाति के नाम पर देश और सेना का मनोबल तोड़ने का काम किया है। और राहुल गांधी के बजट बनाने वाले अधिकारियों में ओबीसी अधिकारियों की भागीदारी को लेकर लगाए गए आरोप पर भाजपा ने कड़ा विरोध जताया है। भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने ओबीसी रिजर्वेशन लागू नहीं होने दिया। अगर मंडल आयोग और काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया होता तो आज ओबीसी बड़े पदों पर अधिकारी होते। पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी जी से लेके राजीव गांधी जी तक एवरीबडी हैज अपोज्ड रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। ओबीसी जो कमीशन था वो कमीशन रचाने के लिए इनकार किया, रिजेक्ट किया। इट वॉज जस्ट रिजेक्टेड। ये सब रिजेक्ट करने के बाद इनको अभी ओबीसी ऑफिसर नहीं दिखता है। तो अब ओबीसी ऑफिसर अगर मंडल कमीशन का ये रिजेक्ट न करते तो काका कालेलकर कमेटी को उन्होंने स्वीकारते हैं तो आज के स्थिति ऐसे नहीं बनते थे ना, बहुत सेक्रेटरी बन जाते थे आज के दिन में। और राहुल गांधी की जाति से संबंधित सवाल पर हुए लोकसभा में बवाल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हैरानी जताई है। डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम कर रहे हैं। गिरिराज सिंह हमारे साथ राहुल गांधी के मसले पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। गिरिराज बाबू, कैसे देखते हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराकर छोड़ेंगे और अनुराग ठाकुर ने जब कहा कि पहले अपनी जाति बताएं तो बहुत बिफर पड़े। विपक्ष को हंगामा करना था, विपक्ष को हंगामा करना है, इसीलिए उन्होंने हंगामा किया। अगर कोई मुझे पूछे, अनुराग ठाकुर ने कोई गलत नहीं किया, अगर कोई मुझे पूछे गिरिराज जी आपकी जाति क्या है तो मैं बता दूंगा। हाउस में पूछे जवाब दे दूंगा। धर्म क्या है बता दूंगा। धर्म और जाति, क्योंकि राहुल गांधी, हम भी पूछते हैं राहुल जी बताएं ना आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, मैं भी पूछता हूँ। लेकिन
कहीं जाना अच्छी बात है, त्रिपुंड लगा के मंदिरों में जाना अच्छी बात है, नमाज पढ़ लें वो और अच्छी बात है, कहीं प्रे कर लें वो और अच्छी बात है। जिस धर्म के जाएं धर्म स्थल पर वहाँ उसका सम्मान करते हैं, करना हो तो करें, लेकिन उनका मकसद है सनातन को गाली देना, सनातन को तोड़ना। कांग्रेस ये बताए, राहुल गांधी ये बताएं, आज तक पिछड़ों का विरोधी कौन रहा? भारतीय जनता पार्टी ने तो बिहार में करके दिखाया है। हम जनगणना के, जाति जनगणना के पक्षधर हैं, हमने करके दिखाया है और नीतीश कुमार उसका उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी उसमें समर्थन दिया है। यही सवाल लोग कर रहे हैं कि जाति जनगणना यूपीए 2 में आपने क्यों नहीं करवा लिया जब आपकी सरकार थी? जरूरत तो करा लेंगे, कौन बड़ी बात है। अब तो जो होगा डिलिमिटेशन भी होगा, जातीय जनगणना सब कुछ होगा, लेकिन अपनी कमजोरियों के ऊपर राहुल गांधी नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे एक भी सचिव नहीं है, ये नहीं कहेंगे कि मेरे पिताजी ने क्यों विरोध किया था। ये भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत में खास करके सनातन को। चलिए, बहुत शुक्रिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो फायर ब्रांड लीडर हैं, उनका कहना है कि भारत को तोड़ने की जो कोशिश है राहुल गांधी की, उसको हम बेनकाब करेंगे और किसी भी सूरत में जो वो देश को तोड़ना चाहते हैं या जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको तोड़ने की कोशिश हुई तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरामैन लोकनाथ के साथ नई दिल्ली संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी के मामले में हो रहे गतिरोध पर चिंता जताई और कहा कि जब 2004 से 2014 तक उनकी केंद्र में सरकार थी, उस वक्त उन्होंने जाति जनगणना क्यों नहीं करवा लिया। हमारे सहयोगी राजेश राज ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से संसद भवन में खास बातचीत की। मंत्री रामदास अठावले हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। सर, राहुल गांधी से जब कल अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि जाति जनगणना आप कराना चाहते हैं, पहले अपनी जाति तो बताएं, उस पर वो भड़क गए बहुत जोर से और भारी हंगामा देखने को मिला। उसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की, कितना इत्तेफाक रखते हैं? मुझे लगता है कि जिस तरह अनुराग ठाकुर जी ने बात करते करते जाति के आधार पर के जनगणना पर उन्होंने सवाल किया था कि भाई आप जाति के आधार पर जनगणना मांग रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार थी तब आपने क्यों नहीं किया, और अभी इतना आग्रह कर रहे हैं कि नहीं मैं करूंगा, मैं जाति के आधार पर जनगणना करूंगा, इतना आग्रह कर रहे हैं। जब उनके पार्टी की सरकार थी तब क्यों नहीं बोला? मनमोहन सिंह जी सरकार 10 साल थी, तब आप पार्टी के अध्यक्ष थे, तब आपने क्यों नहीं इस सवाल उठाया? तो मुझे लगता है कि इसी तरह की बात घुमाना ठीक नहीं है, और अनुराग ठाकुर जी ने कोई गलत नहीं बोला था। अगर आप जाति के आधार पर जनगणना मांग रहे हैं तो आपकी जाति क्या है, ऐसा उन्होंने पूछा था। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई गैर नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को, अपोजिशन को कोई न कोई तो हंगामा करने की विषय चाहिए। क्या लगता है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं? मुझे लगता है कि राजनीति करने की आदत उनको ही है। राहुल गांधी जी थोड़े अभी थोड़े मजबूत बन गए हैं। कांग्रेस पार्टी के 99 सीटें चुनकर आई है और अपोजिशन के पास भी ज्यादा सीटें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई रोज हंगामा करना है, कोई ना कोई विषय पर बात उठाइए, बात उसमें जवाब देने का आपको अधिकार है, लेकिन जवाब ना देते हुए हंगामा करना ही ठीक नहीं है, और हाउस का कामकाज रोकने से लोगों का नुकसान करना ठीक नहीं है। रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री हैं और सामाजिक न्याय के एक मजबूत नेता भी हैं महाराष्ट्र से, उनका साफ तौर पर कहना है कि जाति जनगणना का सवाल अगर राहुल गांधी रेज करना चाहते हैं तो जब उनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार, उस वक्त उन्होंने जाति जनगणना को अंजाम क्यों नहीं दिया। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। राज्यसभा में एनटीए द्वारा प्रवेश परीक्षाओं का संचालन ठीक से नहीं किए जाने से संबंधित प्रश्नों का केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश में मध्यम वर्ग की उम्मीदें काफी बढ़ी हैं और इससे शिक्षा के माध्यम से प्रतिस्पर्धा के माहौल में आगे बढ़ाने की संकल्पना में भी सुधार हुआ है। लगभग पिछले 6 सालों में 5 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी विभिन्न परीक्षा में अपीयर किए, सफलता के साथ अपीयर किए, उत्तीर्ण भी हुए, विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में उनकी एडमिशन भी हुई है। 250 तक परीक्षाओं को किया गया है।
ये बात जो एक मैं आपकी अनुमति से सदन के सामने उसको रखना चाहूँगा। आज देश की जो युवाओं की विशेष करके एस्पिरेशनल सोसाइटी की जो तबका है, न्यू मिडिल क्लास, देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उठ के ऊपर आ रहे हैं। ये सबके मन में प्रायोरिटी है, आगे बढ़ना, एजुकेशन उसके माध्यम है। और लोकसभा में बुलेट ट्रेन से जुड़े सवाल का उत्तर देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन के डिजाइन जो शुरू में बाहर से सीखने में आती थी, जैसे 40 मीटर का एक सिंगल पीस गार्डर है, उसको उठाने के लिए जो क्रेन है, आज उस क्रेन का डिजाइन पूरा का पूरा आत्मनिर्भर भारत में बनने लगा है। भारत के इंजीनियर्स का जो गौरव है, उस गौरव को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वंदे भारत के माध्यम से एक गौरवशाली स्थान दिलाया है, एक आत्मनिर्भर बनने का एक माध्यम बनाया है, उसी भावना से बुलेट ट्रेन में भी हम पूरी तकनीक को समझ सकें, उसे आत्मसात कर सकें, उसको भारत में डेवलप कर सकें, उस पर हमारा फोकस है। माननीय अध्यक्ष जी, बुलेट ट्रेन की जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, इसीलिए अभी ये पूरे के पूरे बुलेट की पूरी टेक्नोलॉजी को भारत में कैसे आत्मसात करें, बहुत सारी चीज़ें बुलेट ट्रेन के डिज़ाइन की जो शुरू में बाहर से सीखने की आती थी, जैसे 40 मीटर का एक सिंगल पीस गर्डर है, उसको उठाने के लिए जो क्रेन है, माननीय अध्यक्ष जी, बहुत संतोष के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज उस क्रेन का डिज़ाइन पूरा का पूरा भारत में, आत्मनिर्भर भारत में बनने लगा है। इसी तरह से कई और उसमें एलिमेंट्स है इस पूरे प्रोजेक्ट के। तो अभी सारा का सारा फोकस है, पहले पूरी टेक्नोलॉजी को समझें, आत्मसात करें, और भारत के जो इंजीनियर्स का गौरव है, उस गौरव को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वंदे भारत के माध्यम से एक गौरवशाली स्थान दिलाया, एक आत्मनिर्भर बनने का एक माध्यम बनाया, उसी भावना से बुलेट ट्रेन में भी हम पूरी टेक्नोलॉजी को समझ सके, उसको आत्मसात कर। और इस वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है बीजेपी की तरफ से, आइए सीधे रुख करते हैं। कई बार दिल को चुभता है, यह मेरे सर को भी झुकाने के लिए बाध्य कर देता है कि हम उस सदन में बैठे हैं जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, मगर उस मंदिर में इस प्रकार की अहंकार, इस प्रकार की बातें और इस प्रकार का व्यवहार राहुल गांधी जी का। कल जाति पूछ लिया गया, इंसल्ट हो गया। पहली बात तो मैं यहां स्पष्ट कर दूं, मैं भी सदन में था और आप सब टीवी के माध्यम से सदन की गतिविधियों को देख रहे थे। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने जब अपने विषय को रखा, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति पूछ रहे हैं, तो केवल एक ही व्यक्ति को बुरा लगा। 543 मेंबर्स सदन में बहुत उपस्थित हैं, किसी को बुरा नहीं लगा, केवल एक व्यक्ति को बुरा लगा और उसके इशारे पे कांग्रेस के सारे सदस्य खड़े हो गए। क्यों? जाति क्या पूछ लिया, हंगामा क्यों बरप गया? जाति क्या पूछ ली, मतलब जाति के पूछने पर इस प्रकार का व्यवहार होगा? आज कांग्रेस के सांसदगण कागज फाड़ फाड़ के फेंक रहे थे। जो पार्लियामेंट के बिजनेस के कागज दिए जाते हैं, जो क्वेश्चन आवर के आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसे फाड़ कर गौरव गोगोई फेंक रहे थे स्पीकर के चेयर के ऊपर। किस लिए फेंक रहे थे? क्योंकि उनके नेता राहुल गांधी से उनको लगा कि राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली गई है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, जो व्यक्ति हर किसी की जाति पूछ सकता है। आप पत्रकार हैं, कुछ दिनों पहले पत्रकारों की जाति पूछने का काम राहुल गांधी कर रहे थे। पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, बताइए आप किस जाति के। पत्रकारों की जाति पूछी जा सकती है, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति पूछी जा सकती है कि ये हलवा सेरेमनी में ये जो अधिकारी खड़े हैं ये किस किस जाति के हैं, उनकी जाति पूछी जा सकती है। जजेस की जाति पूछी जा सकती है, पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं हाउ मेनी दलित्स एंड आदिवासीज इन हाई कोर्ट्स राहुल गांधी आस्क्ड इन प्रतापगढ़। आप किसी कोर्ट में पेश होते हैं
और वहां जाके जजेस की जाति पूछते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति, पत्रकारों की जाति, जजेस की जाति, और तो और सैनिकों की जाति आप पूछते हैं। आप कहते हैं कि हिंदुस्तान को यह जानने का अधिकार है कि किस जाति के लोग सर्वाधिक सैनिक के रूप में हैं, किस जाति को कितनी रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिली हुई, किस धर्म को कितना रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिला हुआ है, यह सब आप पूछ सकते हैं। मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी मम्मी मम्मी, मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है। मुझे संत कबीर का वो दोहा याद आता है, जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जाति न पूछो साधु की। राहुल जी साधु हैं? वो साधु होते तो उनकी जाति नहीं पूछी जाती। पूछ लीजिए ज्ञान, वो ज्ञानवान है। चलिए हम आपसे पूछ लेते हैं, जाति नहीं पूछेंगे आपकी, बताइए आपका ज्ञान। आपके ज्ञान का प्रदर्शन तो आलू से सोने और सोने से आलू और पता नहीं क्या क्या कह के आपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया हुआ है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तलवार भी जंग पकड़ा तलवार है, जंगधारी तलवार है, और म्यान का तो पूछिए ही मत। न साधु है न ज्ञानी है, न तलवार में धार है, और म्यान भी परिवार का है। और उसके ऊपर अगर जाति पूछ लिया गया उस व्यक्ति से, जबकि नाम नहीं लिया गया, फिर भी उनको लगता है उनसे जाति पूछ लिया गया, उस व्यक्ति से जो हिंदुस्तान में सबसे जाति पूछ सकता है, तो इसमें क्या गड़बड़ी है। मैं कल पार्लियामेंट में था, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत कांग्रेस के सारे सांसद खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने कहा चिल्ला चिल्ला करके कि ये पवित्र सदन है, यहां पर किसी की जाति नहीं पूछी जा सकती। वाह, आप जाति जनगणना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर जाति पूछी नहीं जा सकती है, तो बाहर जाति कैसे पूछी जा सकती है? मतलब ये धरती पवित्र नहीं है, केवल सदन ही पवित्र है? अरे सदन भी पवित्र है, देश भी पवित्र है। आप लोगों ने कल कहा कि सदन के अंदर किसी की जाति पूछना यह इंसल्ट है, तो गणना कैसे होगी आप ये बता के दिखाइए। मुझे आश्चर्य होता है राहुल गांधी जी, मैं अभी वीडियो में वो बयान देख के आ रहा था जिस बयान में आपने प्रधानमंत्री जी के जाति को लेकर भी भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। आप सबको याद होगा चुनाव के समय माननीय नरेंद्र मोदी जी के जाति को लेकर गलत टिप्पणी करने का प्रयास, कुलछित प्रयास राहुल गांधी जी ने किया था। आप प्रधानमंत्री की जाति पर टिप्पणी कर सकते हैं, मगर कोई आपकी जाति पूछ नहीं सकता। आप करे तो पुण्य और जनता करे तो पाप, ऐसा नहीं हो सकता है। केवल जाति पूछने का विषय नहीं है। मैंने जैसे आपको कहा, मैं पहली बार का सांसद हूं, भगवान जगन्नाथ की कृपा रही। मैं पीछे बैठता हूं और सब कुछ देखता हूं, मुझे आश्चर्य होता है। मुझे आश्चर्य होता है राहुल गांधी जी की सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पे। वो टी शर्ट और जीन्स पहन के आते हैं, मैं किसी कपड़े के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं। भद्रता, नम्रता, शीलता यह भी होती है। जेब के अंदर दोनों हाथ डाल के आते हैं। आप देखिएगा, आप ये वीडियो निकाल के देखिए कैसे आते हैं। जब सभापति महोदय, स्पीकर बैठे हुए होते हैं, आसीन पे पीठासीन होते हैं, उस समय राहुल गांधी दोनों जेब में हाथ डालकर जिस प्रकार डोल करके जिस प्रकार से वो आते हैं, वो केवल और केवल अहंकार की चाल है। द बॉडी लैंग्वेज ऑफ एरोगेंस of Mr. Rahul Gandhi speaks more than the words of Mr. Rahul Gandhi. उनके बॉडी लैंग्वेज में ही एरोगेंस झलकता है। मैं उनके भाषण को सुन रहा था, पहले भी सुन रहा था और इस बार भी सुन रहा था। पिछली बार भी तस्वीर लेकर आए थे, इस बार भी तस्वीर लेकर आए थे। सदन में कुछ कानून होते हैं, कुछ मर्यादा होता है।
सदन में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रावधान होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे एलओपी हो, चाहे कोई और सदस्य हो, चाहे मंत्रीगण हो, सभी के लिए कानून के अंतर्गत नियम, जिसको रूल्स कहते हैं, रूल्स के अंतर्गत काम करना अनिवार्य है। यह सदन की मर्यादा है। आप सदन में फोटो नहीं दिखा सकते हैं, किसी तस्वीर को आप इस प्रकार से नहीं दिखा सकते हैं और फोटो दिखा करके आप चिन्हित नहीं करा सकते हैं। बार बार कहने के बावजूद वो फोटो दिखाते हैं, बार बार कहने के बावजूद और समझाने के बावजूद कि ये कानून के खिलाफ है। राहुल गांधी अपने आप को रूल से ऊपर मानते हैं और स्पीकर महोदय का, पीठासीन स्पीकर महोदय का अपमान करते हैं। एक बार नहीं, हर बार अपमान करते हैं। अध्यक्ष महोदय सदन को चलाते हैं, अध्यक्ष के प्रति आदर होना चाहिए, मगर नहीं, राहुल गांधी जी का यह आदर मैंने कभी नहीं देखा है। और मैं बताता हूं अपने एक्सपीरियंस से, मैं देखता हूं राहुल गांधी जी की तरफ कैसे बैठते हैं। वो ऐसे बैठते हैं जैसे अपने घर के सोफा सेट पे बैठकर टीवी देख रहे हैं, हाथ पसार करके, पैर उठा करके। अरे भैया, ये तुम्हारे परिवार का ड्राइंग रूम नहीं है राहुल बाबा, ये तुम्हारे घर का ड्राइंग रूम नहीं है। दिस इज द डेमोक्रेटिक कंट्रीज पार्लियामेंट, दिस इज द हाईएस्ट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। ये भारतवर्ष के लोकतंत्र का मंदिर है। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने कभी उनको इस प्रकार से बैठे हुए देखा है? और मैं तो कहता हूं, इससे पूर्व के प्रधानमंत्रियों को भी कभी आपने ऐसे बैठे हुए देखा है? सोचा भी नहीं जा सकता है। एक गरिमा होती है, गरिमामय तरीके से बैठते हैं ये लोग। मगर राहुल गांधी जी को देखिए, पैर उठा करके, हाथ पसार करके बैठे हुए हैं, जैसे कि ये उनके घर का ड्राइंग रूम है। मुझे तो वो दिन भी याद है, मैं गुजरात में चुनाव के समय था। मैं गुजरात में चुनाव के समय था, चुनाव चल रहे थे। इससे पहले के पहले बार सोमनाथ मंदिर राहुल गांधी गए थे। उनको किसने समझाया था कि बहुत मंदिर मंदिर सभी लोग जा रहे हैं, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो सोमनाथ मंदिर गए थे और मीडिया की रिपोर्ट आई थी। संजय जी भी वहां मौजूद थे, अनिल बलूनी जी हमारे मीडिया इंचार्ज वहां मौजूद थे, बतौर प्रवक्ता मैं वहां मौजूद था। तुरंत फोन आया कि सोमनाथ मंदिर के जो रजिस्टर होते हैं, एक हिंदू वाला रजिस्टर होता है और एक नॉन हिंदू रजिस्टर होता है। राहुल गांधी जी ने अपना नाम नॉन हिंदू रजिस्टर में लिखवाया था। यह मीडिया की रिपोर्ट थी, मैं जाके वहां देख के नहीं आया था, मगर मीडिया की रिपोर्ट थी, हेडलाइन में फ्लैश हुआ। तमाम गुजराती चैनलों ने दिखाया कि नॉन हिंदू रजिस्टर में राहुल गांधी जी ने अपना नाम लिखा है। तुरंत हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके कुछ दिनों बाद सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ये जनेऊधारी ब्राह्मण है। वाह, हाँ, शर्ट के ऊपर जनेऊ पहना, कोट के ऊपर, शर्ट के ऊपर नहीं, कोट के ऊपर जनेऊ पहन लिया। वाह, ये सास भी कभी बहू थी सीरियल में ऐसे इच्छाधारी कैरेक्टर होते हैं। ये इच्छाधारी कैरेक्टर कभी सास भी कभी बहू थी, उसी कैरेक्टर उसी सीरियल में होते हैं कि नॉन हिंदू रजिस्टर से जब मन किया तो कोट के ऊपर जनेऊ पहन लिया। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है, समझाया जाए। दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू क्वेश्चन। इफ यू क्वेश्चन the caste of the army, Mr. Rahul Gandhi, if you have the audacity of questioning the caste of the judges, if you have the audacity of questioning the officers who appear in the photograph while presentation of the budget and the halwa ceremony, then we as common citizens have every right of questioning you. Kaun jaat ba? Kaun jaat ba? We have every right of questioning you. Why? Are you above that? Do you consider yourself entitled enough that you will not give reply to people? मुझे तो लगता है, और मैं वो भाषण भी सुन रहा था
ये जो बचकाने हरकत है राहुल गांधी के फोटो दिखा दिखा के चिल्लाना, देखो 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 मम्मी 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 मेरा फोटो हटा दिया अभी टीवी से, देखो 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 मेरा माइक बंद कर दिया, ये बचकाने हरकतें बंद कर दे। कानून है कि आप फोटो नहीं दिखा सकते। जब आप फोटो दिखाएंगे तो स्वाभाविक रूप से लोकसभा टीवी आपकी तस्वीर नहीं दिखाएगी, क्योंकि कानून का उल्लंघन है। दिस इज अगेंस्ट द रूल्स which have been laid down by our forefathers on the floor of the parliament. If you do not abide by the rule, you cannot cry. You cannot cry, "Mummy, my photo has not been shown on the TV." This is not the way you behave. And then you say, there is a rule, you cannot take names. The people who are not present, who are not member of the August House, you cannot name them. I was listening to Nirmala Sitharaman ji yesterday. Look at the graciousness of ma'am. She did not take the names of anyone excepting 2 names जिनको उन्होंने एक्कोलेड्स दिया, प्रणाम किया कि उनके पिता और उनके सुपुत्र के मृत्यु के पश्चात भी हलवा सेरेमनी में वो अंदर गए और कुछ दिनों के लिए वो अंदर बंद रहे, अंतिम संस्कार तक में जा नहीं पाए। जो बेटा अपने पिता के अंतिम संस्कार में जा ना सके, जो पिता अपने पुत्र के अंतिम संस्कार में जा ना सके क्योंकि वो देश की सेवा कर रहे हैं, एक बेसमेंट में बंद होकर काम कर रहे हैं, उस पिता से, उस बेटे से आप पूछ रहे हैं कि तुम्हारी जात क्या है, तुम ऊंची जात की हो या और किसी जात के हो, और तुम्हारा अधिकार नहीं है इस फोटो में आने का। व्हाट इज दिस बिहेवियर राहुल गांधी जी? और आप पूछ रहे थे मैं उनको एक्रोनिम दूंगा A1 A2। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं भी नियम भंग कर दूं और खड़ा हो जाऊं सदन में और कहूं, सर A1 A2 तो ऑलरेडी अलॉटेड है। पता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नेशनल हेराल्ड केस में A1 सोनिया गांधी है, एक्यूज नंबर 1, और A2 एक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी है। सो A1 A2 आर अलॉटेड पोर्टफोलियोज। जिस पोर्टफोलियो को अलॉट कर दिया गया है उस पोर्टफोलियो में आप दोबारा किसी को नहीं बैठा सकते। So accused number 1, accused number 2 are allotted portfolios. अग्निवीर को लेकर भी मैं देख रहा था और मैं दुख के साथ समापन की ओर आ रहा हूं। अग्निवीर को लेते हुए जब राहुल गांधी जी ने जाति को लाया और कहा कि पीएम ने 2 तरीके से आर्मी के जवान बनाए हैं, प्रधानमंत्री जी ने 2 तरीके से आर्मी के जवान बनाए हैं, एक गरीब, दलित और माइनॉरिटी जो अग्निवीर है, गरीब, दलित और माइनॉरिटी जो अग्निवीर है, और दूसरा अमीर परिवार से जिसे सारी फैसिलिटी मिलती है। यह आप आर्मी को तोड़ना चाहते हैं? यह आप आर्मी के अंदर लड़ाई करवाना चाहते हैं कि ये गरीब, दलित और ये माइनॉरिटी वाले हैं और ये अमीर परिवार से आए हुए लोग हैं, अफसर हैं, अब इनके बीच में लड़ाई करवा दे? जो इनको जॉर्ज सोरोस बोलते हैं वो करते हैं। ये चाइना में जाके MOS साइन करके इसीलिए तो आए, महीने में मोटा माल कमाते हैं मां बेटा, इसीलिए कमाते हैं कि जाओ आर्मी को तोड़ो, जाओ हिंदुस्तान को किस तरह से विखंडित करना है उसकी चिंता करो। जात जो पूछे राहुल की, जात जो पूछे राहुल की, प्रकट हुआ अज्ञान। जात जो पूछे राहुल की, प्रकट हुआ अज्ञान। मम्मी मम्मी कह के रोए भाई जान। जात जो पूछे राहुल की, प्रकट हुआ अज्ञान। मम्मी मम्मी कह के रोए भाई जान। मैं अंत में इतना ही कहूंगा और सम्मान के साथ कहूंगा, मरहूम फिरोज जी के नवासे से जाति क्या पूछ लिया गया, इंसल्ट क्यों हो गया, इंसल्ट क्यों हो गया, इंसल्ट क्यों हो गया। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। ऐसे तो राहुल गांधी के जाति वाले बयान पर अच्छे तरीके से बीजेपी ने उसका उत्तर दिया। आप भाजपा के प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा को इस वक्त सुन रहे थे, जो कि बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कह रहे थे। बढ़ेंगे आगे और यहां रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं,
मिशन मिल गया है, हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। संसद भवन परिसर के संविधान सदन में कांग्रेस संसदीय दल की आम बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। बैठक से पहले वायनाड भूस्खलन के पीड़ितों के लिए मौन रखा गया। और संसद की आज की कार्यवाही को लेकर बात करते हैं अपने सहयोगी कुमार आलोक से, जो कि इस वक्त संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। कुमार आलोक, 12 बजे तक के सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था, बाधित हुई थी। इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, चाहे वो लोकसभा की बात की जाए या फिर राज्यसभा की? देखिए, राज्यसभा तो स्मूथली चला। अगर हम ये 0 आवर की बात करें राज्यसभा में या हम क्वेश्चन आवर की बात करें तो बहुत ही स्मूथली राज्यसभा चला, कहीं कोई वहाँ दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद एक मोशन लाया गया था वहाँ पर राज्यसभा में, वहाँ पर चर्चा हो रही है वायनाड की घटना पर, और लोकसभा में भी एक एडजॉर्नमेंट मोशन लाया गया था KC वेणुगोपाल के द्वारा, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और उस पर भी लोकसभा में भी वायनाड की घटना पर चर्चा होगी। इसके अलावा राज्यसभा में अगर हम बात करें तो बजट पर जो चर्चा का जवाब कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया था, तो आज वो राज्यसभा में जवाब दे सकती है। आपने अपने एक बाइट जब रेल मंत्री का चल रहा था तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो लोगों को कौतूहल है इस बात का कि बुलेट ट्रेन का परिचालन कब होगा हिंदुस्तान में। तो क्वेश्चन आवर में आपने जो बाइट था वो एक अलग पहलू पर था बुलेट ट्रेन को लेकर, लेकिन आज जो इन्फॉर्मेशन रेल मंत्री ने दिया क्वेश्चन आवर के दौरान, तो उन्होंने बताया कि 508 किलोमीटर का पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें कि 302 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है और बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। और सबसे बड़ी एक यूनिक बात उन्होंने बताई कि 30 मीटर यानी समुद्र के 30 मीटर की गहराई पर 30 मीटर की गहराई पर 21 किलोमीटर का एक लंबा टनल बन रहा है बुलेट ट्रेन को लेकर के। तो ये भारत का समझिए कि सबसे ये पहला अंडर सी टनल होगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी महाराष्ट्र में, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में इसलिए देरी हुई कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने भूमि अधिग्रहण के मामले में, यानी बुलेट ट्रेन के लिए भूमि अधिग्रहण का जो मामला था उसमें लटकाए रखा, जिसकी वजह से देर हुई। उसके बाद शिंदे और एकनाथ शिंदे और जो वहाँ जो सरकार नई सरकार बनी, उसके बाद तेजी से इस पर काम हुआ, भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है और जल्द से जल्द मेट्रो ट्रेन भारत में देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। और अगर मैं आपको रोकना चाहूंगा, अभी वर्तमान में वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त राज्यसभा में अपना संबोधन दे रहे हैं, आइए सीधे रुक करते हैं। दोषारोपण हुआ या जानकारी के अभाव में मुझे मालूम नहीं है, मगर मुझे स्पष्टता करनी है माननीय महोदय, आपके माध्यम से सदन से और सदन के माध्यम से पूरे देश को अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग बोलते ही गए। अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द है अपने भाषण में डालकर इसको बताया गया। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। और इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वार्निंग का उपयोग कर कर जीरो कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट किया। मैं ओडिशा राज्य सरकार के लिए भी, उस वक्त हमारी नहीं थी, नवीन बाबू की थी, हमने 7 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, सिर्फ एक व्यक्ति मारा गया, वो भी गलती से मारा गया।
गुजरात सरकार को हमने साइक्लोन का अलर्ट 3 दिन पहले भेजा, एक पशु भी नहीं मरा साहब। मगर मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आप जो घिसे पिटे शब्द यहां लेकर आए हैं और डिमांड ही करते जा रहे हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम है, भारत सरकार ने 14 के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए 2000 करोड़ रुपया खर्च किया है और इसको साझा किया जाता है मान्यवर। 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है और वो सूचना साइट पर सबके लिए भी उपलब्ध है, माननीय सांसदों के लिए भी उपलब्ध है। मगर कुछ लोगों को है कि यहाँ की साइटें खोलते ही नहीं है, विदेश की ही खोलते हैं। तो अब विदेश में तो इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम आएगी नहीं, हमारी साइट देखनी पड़ेगी मान्यवर। वर्षा, एक मिनट आप सुनो भाई, मैंने ध्यान से आपको सुना है, सुनिए जरा। नो डोंट प्लीज, इस तरह से नहीं चलेगा, ये सदन है। The facts and figures and details are being imparted. Please, मान्यवर, Honorable Minister. मैं तो उस उद्देश्य से ही कहता हूं इसको सुनकर सभी राज्य अलर्ट हो, अर्ली में अलर्ट हो जाए। मेरा किसी को ताना लगाने का आशय नहीं है। वर्षा के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हीट वेव के लिए है, तूफान के लिए है, चक्रवात के लिए है, यहां तक बिजली के लिए भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो 10 मिनट पहले बिजली अक्षांश रेखांक के साथ कहां गिरेगी वो सीधा कलेक्टर को इन्फॉर्म करती। मगर इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। मैं तो मानता हूं जानकारी का अभाव होगा, जानकारी का अभाव है तो भी ठीक नहीं है, और राजनीति है मान्यवर तो बहुत दुखद है मान्यवर। कई सारे राज्यों ने इसका उपयोग भी किया है और परिणाम भी आए हैं। और इस अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, 23 तारीख को ही मेरे ही अनुमोदन से 9 एनडीआरएफ की टीमें केरल के लिए रवाना हो गई थी कि वहां लैंडस्लाइड आ सकता है। भारत सरकार ने 9 एनडीआरएफ की टीमें विमान से वहां भेजी। मैं पूछ सकता हूं मान्यवर, इतना मुझे पूछते हैं सारे लोग, केरल सरकार ने क्या किया? अनधिकृत लोग रह रहे थे, नहीं रह रहे थे, मगर वल्नरेबल सिचुएशन तो थी। इनको शिफ्ट किया गया क्या? क्यों नहीं किया गया? कौन रोकता था? और शिफ्ट किया तो मरे कैसे? शिफ्ट पहले नहीं किया गया है, बाद में किया गया है। जितना बोलोगे उतना नुकसान होगा। मैं बोलना नहीं चाहता, परंतु जब आप आरोपात्मक तरीके से बात करते, मैं शांति से यहां बैठकर सुनने ही आया। मान्यवर, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2016 से ये प्रोजेक्ट चालू हुआ और 23 तक दुनिया की सबसे आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम कहीं पर है तो भारत में। और इसका 7 दिन पहले इसका अनुमान देने वाले 4 ही देश है, उसमें से एक भारत है। मगर उसको पढ़ना पड़ता है, डिमांड करने से कुछ नहीं होता। मान्यवर, जो उन्होंने कहा कि भाई डिजास्टर के पैसे रिलीज करने का राज्य के साथ पास अधिकार नहीं है, वो गलत है मान्यवर। मैं इसकी भी स्पष्टता करना चाहता हूं क्योंकि सदन का रिकॉर्ड साफ रहना चाहिए। एसडीआरएफ में 10% राशि कोई भी राज्य अपने हिसाब से, अपनी गाइडलाइन से इश्यू कर सकता है और 100% राशि भारत सरकार की जो गाइडलाइन इश्यू हुई है, गाइडलाइन इश्यू के किसी भी परमिशन की भारत सरकार की जरूरत नहीं है, गाइडलाइन को सिर्फ फॉलो करना है। मगर जो ये डिजास्टर के पैसे हैं और कोई हेड के अंदर तो खर्च नहीं हो सकते, हमें इतना तो चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। तो फिर भी 10% खर्च तो डिजास्टर के नाम से कुछ भी आप करें कोई नहीं पूछता है। 90% खर्च आप गाइडलाइन के हिसाब से डिजास्टर के लिए भारत सरकार की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। और बंगाल का भी कहा मान्यवर, डिटेल स्टेटमेंट नित्यानंद जी पढ़ेगी, मतलब मैं
स्ट्रक्चर स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, सिर्फ स्पष्टताएं कर रहा हूं। मान्यवर बंगाल का भी कहा, हमने 6,244 करोड़ रुपया 14 से 24 तक बंगाल के अप्रूव किए हैं और जिस प्रकार से इनके खर्च का हिसाब आता है इस हिसाब से रिलीज होते हैं, उसमें से 4,619 4619 करोड़ रुपया हमने रीएम्बर्स कर दिया है, मगर वहां थोड़ा प्रॉब्लम है हिसाब भेजने में। अब वो तो मैं अच्छे से नहीं कर सकता साहब, बंगाल ने ही करना पड़ेगा। अकाउंट देना पड़ता है तो सरकार है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना। सरकार के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम होती है, एजी का ऑडिट होता है। हम किसी को नहीं मानेंगे तो थोड़ी तकलीफ आएगी, मगर धीरे धीरे आदत पड़ रही है, इंप्रूवमेंट आया है। इसीलिए 6244 में से 4619 करोड़ रुपया इनका रिलीज हो चुका है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं मान्यवर, अर्ली वार्निंग सिस्टम दी गई थी, इसीलिए 23 तारीख को हमने एनडीआरएफ की 9 बटालियन वहां पर 9 बटालियन वहां पर हमने भेज दी थी और 3 कल रवाना करी है। एनडीआरएफ की बटालियन उतरने से भी अलर्ट अगर हो जाते तो काफी कुछ बच जाता, मगर मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं। ये समय है केरल की सरकार के साथ खड़ा रहने का, केरल की जनता के साथ खड़ा रहने का और जो लोगों की हानि हुई है उनके साथ खड़ा रहने का। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी सरकार केरल की जनता और केरल की सरकार दोनों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी, किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं। Honorable Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Shri Nityanand Rai, may now reply. तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में वायनाड के मसले पर बोल रहे थे और जो ये आरोप लगाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया, उसका वो पलटवार कर रहे थे, जवाब दे रहे थे कि देखिए 23 जुलाई को ही हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम जारी कर दिया था केरल के लिए कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, बारिश हो सकती हैं, भूस्खलन हो सकता है, लेकिन उसको दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि 9 टीमें एनडीआरएफ की भी वहाँ पे भेज दी गई थी, लेकिन उसको लेकर भी ज़्यादा गंभीरता नहीं बढ़ती गई और इसकी वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन आखिर में उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार लगातार केरल की जनता के साथ और केरल की सरकार के साथ चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़ी है। कोई भी सहायता चाहिए, केंद्र सरकार बिल्कुल तैयार है। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार को 2:30 बजे दोबारा सुनवाई करेगा। साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने अथॉरिटी से पूछा कि हलफनामा दायर कर बताएं कि अभी तक क्या एक्शन लिया गया है। कोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर को अगली सुनवाई में कोर्ट के सामने पेश होने को कहा। इससे पहले कोर्ट ने पूछा कि एमसीडी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस पर सरकार की ओर से पेश वकील ने बताया कि कुछ एमसीडी के अधिकारियों को इस घटना के बाद बर्खास्त कर दिया गया है। फिर कोर्ट ने कहा कि जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है वो जूनियर ऑफिसर हैं। उन सीनियर ऑफिसर्स का क्या जिनका जिम्मा सुपरविजन का है। कभी सीनियर अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, पर वो अपने एसी रूम से बाहर नहीं निकलने को तैयार हैं। कोर्ट ने कहा कि फ्रीवी कल्चर पर भी सोचना होगा। दिल्ली की जनसंख्या 3 करोड़ 30 लाख तक पहुंच गई है, जबकि इसको 6 से 7 लाख लोगों के लिए ही प्लान किया गया था। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार के, कोचिंग सुधार के आप इतने लोगों को कैसे यहां सुरक्षित रख पाएंगे। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि अगर जांच अधिकारी सही तरीके से जांच नहीं करेंगे तो हम किसी केंद्रीय एजेंसी को भी जांच सौंप सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले में जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित हो। जहां तक गैर कानूनी लाइब्रेरी के सवाल पर की बात है, कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर को तलब करेंगे। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अथॉरिटी से पूछा कि हलफनामा दायर कर बताएं कि अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है। कोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर को अगली सुनवाई में कोर्ट के सामने पेश होने को कहा। अब अगली सुनवाई शुक्रवार यानी 2 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे होगी। और इस सबके बीच ओल्ड राजेंद्र नगर में अनशन पर बैठे छात्रों को पुलिस ने वहां से हटा लिया है। आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के मामले में छात्रों में अभी भी काफी आक्रोश है।
और वहीं राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार द्वारा कोचिंग रेगुलेशन एक्ट लाने के बयान पर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कोचिंग हादसे के लिए स्थानीय विधायक, पार्षद, एमसीडी के कर्मचारी के साथ साथ खुद आतिशी भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये सभी महकमे दिल्ली सरकार के तहत ही आते हैं। कोचिंग रेगुलेशन एक्ट लाना केवल एक छलावा है। आतिशी को ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा देना चाहिए। जल बोर्ड, फायर सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, ये तीनों विभाग आतिशी के हैं। अच्छा होता आज सुबह इस रेगुलेशन एक्ट की घोषणा, जिसे हम छलावा कह रहे हैं, इसको करने की बजाय वो जिम्मेदारी लेते कि हाँ हमारे विधायक की गलती है, जिसको ये भरा हुआ पानी का सीन दिखाया गया, उसके बावजूद भी वो हंसता रहा, उसने काम नहीं कराया। हमारे पार्षद की गलती है जिसने अतिक्रमण होने दिया। हमारे फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट की गलती है जिसने बिना जांच किए एनओसी दिया। और ये जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, इस्तीफा देती हूँ। लेकिन इतना कहने का गुदा आतिशी में है नहीं, क्योंकि नैतिकता नाम की कोई चीज बची नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को लेकर मौजूद हैं। विकास, कोर्ट ने बहुत ही विस्तृत तरीके से इस पर सुनवाई की और अपनी बातें रखी। अब क्या इसका मतलब निकाला जाए, चूंकि उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं, कुछ लोगों को उन्होंने कहा कि आप कोर्ट के सामने पेश होइए अगली सुनवाई में, कैसे इसका समाधान कोर्ट की तरफ से निकलेगा? बिल्कुल असीम, यहाँ अब तक जो हम देख रहे थे तो लगातार कोचिंग संस्थानों तक ही चर्चा हो रही थी, लेकिन जो एमसीडी के अधिकारी या जो पुलिस की जिम्मेदारी है इसको लेकर के उस पर कोई बड़ी बात नहीं हो रही थी। और हाईकोर्ट ने इसी तरफ पॉइंट आउट किया कि सबसे पहले ये बताएं कि एमसीडी के किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस अब तक क्या कर रही थी, अगर वहां पर इस तरह की कोई कार्रवाई चल रही थी, जो बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं। और इसके अलावा कोर्ट ने ये भी जानना चाहा, दिल्ली सरकार से ये पूछा कि आप लोग की जो नीति है, जो फ्रीबीज का मामला है, उस पर भी एक बार कोर्ट ने एक बार फिर टिप्पणी की और ये कहा कि एक तरफ आप ये फ्रीबीज कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आपके पास पैसा कहाँ होगा जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर सकें। तो ये जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, इन सारी चीजों के लिए सबकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, कोर्ट ने कहा। और शुक्रवार को कोर्ट दोबारा 2:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर को कहा है कि वो व्यक्तिगत रूप से पेश हों, क्योंकि कुछ सवाल जवाब हो सकता है कोर्ट उनसे भी करे। इस पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई कि आप याद करें कि एक गाड़ी जो वहां से गुजरी थी, जिसके बाद ये कहा गया कि पानी बेसमेंट में गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कोर्ट ने कहा कि उसको गिरफ्तार करने का क्या औचित्य है, जो व्यक्ति सड़क से जा रहा था। सब जिम्मेदारी एमसीडी की बनती है सबसे ज्यादा इसमें, उसके बाद दिल्ली सरकार है, दिल्ली पुलिस है, उस एरिया के अधिकारी हैं, प्रशासन से जुड़े लोग हैं। तो आपने एक सिविलियन को अरेस्ट करने के लिए पीछे क्या रीजन था, इसीलिए उस पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई। कुल मिलाकर जो पूरा यहाँ पर मामला है, जो जनहित याचिका लाई गई, उसमें यह भी कहा गया है कि 2023 में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दी थी कोचिंग संस्थानों को लेकर के। ना तो एमसीडी उनका पालन कर रही है, ना ये कोचिंग संस्थान उसका पालन कर रहे हैं। इसके अलावा और भी घटनाओं का जिक्र किया गया कि कैसे एक स्टूडेंट की करंट लगने से मौत हो गई इस घटना से ठीक पहले दिल्ली में। उससे पहले जो पिछले कुछ सालों में घटनाएं हुई हैं, चाहे वो हॉस्टल्स में आग लगने के चलते छात्रों को जान गंवानी पड़ी हो, इन सब को कोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, हर जान कीमती है और आप इस मामले में कैसे कोई लापरवाही बरत सकते हैं। अब इन सभी जो पक्षकार, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अपनी अपने दलीलों के साथ, अपने जवाबों के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में दोबारा शुक्रवार को पेश होना होगा और अपनी बात कोर्ट के सामने रखनी होगी। बिल्कुल, हमारे साथ विकास बने हुए हैं, मुकुल भी बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। मुकुल, लगातार छात्र जो हैं वो अनशन पे बैठे हैं, उनकी मांग है कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। क्या कुछ इस वक्त हालात हैं वहाँ पे? बिल्कुल असीम, देखिए जो इस वक्त की ताज़ा अपडेट है वो यही है। सुबह से हम ग्राउंड जीरो पे थे, यानी ओल्ड राजेंद्र नगर में, और वहाँ से करीब 12 बजे, क्योंकि उससे पहले हमने देखा था पुलिस प्रशासन जो है लगातार बच्चों से बात कर रहा था, छात्रों से बात कर रहा था, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके बाद निगम से एडिशनल कमिश्नर जो हैं वो वहाँ पहुँचते हैं, डॉक्टर थॉमस, जिसके बाद उन्होंने बच्चों से बात की, लेकिन बच्चे जो हैं उनकी बात से सहमत नहीं हो पाए। हालांकि जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की, तो वो मीडिया के सवालों से ना सिर्फ बचते नजर आए,
बल्कि वहाँ कैमरे से भागते हुए भी नजर आए। उसके बाद पुलिस ने जो तमाम छात्र हैं उनको पुलिस वैन में बिठाकर वो सिविक सेंटर लेके आई, जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। जो MCD का दफ्तर है, कार्यालय है, यहाँ लेकर आया गया, क्योंकि जो छात्र थे वहाँ धरने पर मौजूद, उनका कहना यही था कि जब तक किसी आला अधिकारी से वो बातचीत नहीं कर लेंगे तब तक ये जो धरना है इसको खत्म नहीं किया जाएगा। और इस दौरान खासतौर से अगर देखा जाए असीम, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन वहाँ मुस्तैद था, कोशिश यही की जा रही थी कि पूरी तरीके से शांति व्यवस्था जो है वो लागू रहनी चाहिए, लेकिन पुलिस का कहना था कि इन छात्रों के साथ कुछ दूसरे जो छात्र थे अलग अलग विश्वविद्यालयों के, वो इसमें सम्मिलित हो रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं राजनीति को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे थे। जिसके बाद जो छात्र जिनकी मांगे थी उनको लेकर यहाँ सिविक सेंटर लाया गया। उसके बाद ना सिर्फ जो MCD कमिश्नर हैं और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं, उनकी करीब 1 घंटे तक जो बैठक है वो चली। जिसके बाद जो बच्चे बस बैठक से बाहर आए, उनसे भी हमने बातचीत की। उनका कहना यही था कि उनकी जो मांगे हैं उनको मानने की बात कही गई है और उन्हें पूरा विश्वास है कि जल्द ही जो तमाम समस्याएं हैं उन छात्रों को लेकर, फिर चाहे जो लाइब्रेरी है उसकी हो, या जिस तरीके से उन्हें ज़्यादा फीस देनी पड़ रही है, या जिस तरीके से जो खासतौर से MCD की बात की जाए जो सुविधा नहीं मिल रही, उसको लेकर उन्हें फिलहाल आश्वासन दिया गया है। और उनका कहना यही था कि फिलहाल जो धरना है उसको अब वो वापस ले रहे हैं। यहाँ से पुलिस वैन में सवार होकर वो सिविक सेंटर से जा चुके हैं ओल्ड राजेंद्र नगर की ओर, लेकिन वो अब धरने पर नहीं बैठेंगे। लेकिन इस बीच असीम, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ एक और धड़ा है जो कि शायद कुछ एक छात्र हैं जो वहाँ जरूर बैठे हैं, लेकिन जो मुख्य छात्र थे जो उन छात्रों का नेतृत्व कर रहे थे, उनके प्रतिनिधि जो थे, उनका कहना यही था कि फिलहाल जो धरना है उसको हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो धरना फिलहाल खत्म हो गया, लेकिन जायज़ मांगे उनकी भी अभी भी जारी हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए, और विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और BRS नेता के कविता की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी है। कोर्ट ने CBI से जुड़े मामले में इनकी न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। बुधवार को सुनवाई के दौरान तीनों नेता वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। आपको बता दें कि केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि केवल CBI के मामले में बढ़ाई गई है। ED के मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। भारत में आयोजित 46वें विश्व धरोहर समिति की मीटिंग में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत को वर्ल्ड हेरिटेज कार्यकारिणी की मीटिंग को आयोजित करने का सौभाग्य हासिल हुआ। मीटिंग में भारत में असम के सवाई देव में स्थित स्मारक को वर्ल्ड हेरिटेज धरोहर में शामिल किया गया है। अब तक भारत में 43 धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज के धरोहर में शामिल हो चुका है। भारत में स्थित 53 और धरोहरों को वर्ल्ड हेरिटेज के धरोहरों में शामिल करने के लिए एप्लीकेशन भेजा गया है। वर्किंग कमेटी की मीटिंग, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जो है वो आयोजित करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। बहुत थोड़ा सा समय था, सरकार बनने के बाद मात्र 40 दिन से भी कम समय में ये निर्णय करके, और इतना बड़ा आयोजन जिसमें दुनिया के 165 से ज़्यादा देशों के प्रतिभागी सम्मिलित होने थे। दुनिया भर के लगभग 2000 से ज़्यादा डेलीगेट्स जिस कार्यक्रम में उपस्थित होने थे। ऐसा कार्यक्रम आयोजित कर और सफलतापूर्वक आयोजित कर भारत की जो कैपेसिटी G20 के बाद में बढ़ी है, और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने ये क्षमता अर्जित की है, उसका एक नायाब उदाहरण जो है वो देखने को मिला है। UN के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में भारत ने कुपोषण में गिरावट दर्ज की है। FAO ने विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति का आकलन किया
और पाया कि 2021-2023 में भारत में कुपोषण की दर कम होकर जनसंख्या के 13.7% पर पहुंची है, जबकि 2020 से 2022 के दौरान भारत की जनसंख्या के 16.6% लोग कुपोषण से ग्रस्त थे। इसका मतलब ये है कि इस दौरान 39 मिलियन से ज्यादा लोग कुपोषण से बाहर आ गए हैं। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने ये जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि UNFPA रिपोर्ट से ये साफ है कि भारत कुपोषण से निपटने की राह में आगे बढ़ रहा है। ESIC ने पिछले 2 महीनों में 1221 डॉक्टरों की भर्ती को मंजूरी दी है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए और बताया कि बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पिछले 2 महीनों में 860 जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, 330 सहायक प्रोफेसर और 31 विशेषज्ञों की भर्ती की गई है। इसके अलावा नर्सिंग कैडर में 1930 रिक्तियों को भरने के लिए UPSC द्वारा परीक्षा आयोजित की गई है और भर्ती प्रक्रिया जल्दी ही पूरी की जाएगी। इसके अलावा ESIC ने 20 जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और 57 जूनियर इंजीनियर सिविल की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी कर ली है और UPSC की सिफारिश पर नियुक्ति पत्र इसी महीने जारी कर दिए गए हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए बड़ी खबर आई है। देश के सबसे एडवांस और सबसे जटिल परमाणु रिएक्टर को ईंधन लोड करने की मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को भारत के परमाणु नियामक ने ये मंजूरी दी है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला ने इसे भारत के आत्मनिर्भर परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए एक बड़ा मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा कि भारत के पास थोरियम का विशाल भंडार है और इसलिए भारत थोरियम को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए तकनीक को विकसित कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि भारत ईंधन के रूप में थोरियम का उपयोग करने की शुरुआत कर लेगा तो देश को अगले 300 साल तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल हो जाएगी। और अब खबर पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु का पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन जारी है। सिंधु ने एस्टोनिया की के कोबा को 21-5, 21-10 से पराजित किया। और वहीं सरबजोत और मनु भाकर की जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। सरबजोत की इस उपलब्धि पर उनके पर्सनल कोच बेहद खुश हैं। सरबजोत के पर्सनल कोच अभिषेक राणा से बातचीत की हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला ने। सरबजोत के ब्रॉन्ज मेडल जीतने से जहां उनके परिवार में खुशी है, खुद सरबजोत खुश हैं, टीम खुश है, मनु खुश हैं, उनके साथ जो पार्टनर थी, उस तरह ही उनके जो कॉलेज के उनके जो टीचर हैं वो भी बहुत खुश हैं। DAV कॉलेज से आते हैं सरबजोत। बात करेंगे उनके खास लोगों से इस समय पेरिस में, वो स्पेशली उनके लिए आए हैं। कैसे देखते हैं आप सरबजोत के सफ़र को, क्या कुछ कहेंगे? सर, मैं अभिषेक राणा सरबजोत का पर्सनल कोच हूँ और डे 1 से जो ट्रेनिंग है वो सरबजोत ने मतलब मेरे साथ ही स्टार्ट की अम्बाला में। और आज इतना हार्डवर्क करने के बाद आज हम ये जो एक पल है, एक जो मोमेंट है, जो खुशी की मेरे लिए भी और सरबजोत के लिए, पूरे परिवार के लिए, आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। काफ़ी जो मेहनत लगी हमारे को यहाँ तक पहुँचने में। जिस तरह से शूटर्स पर बहुत ज़्यादा दारोमदार था जब हम यहाँ आ रहे थे, अगर हमें डबल डिजिट करना है, टोक्यो का रिकॉर्ड तोड़ना है, तो शुरुआत हो गई है मान साहब? बिल्कुल सर, बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है और कहीं ना कहीं इसके जो आप पॉजिटिव एक जो एटीट्यूड एक प्लेयर्स के अंदर भी देखने को आपको मिल ही रहा है इस टाइम पे कि अब मतलब ये रुकेंगे नहीं, अब ये बिल्कुल ये करके दिखाएंगे। सरबजोत के बारे में कुछ खास बताना चाहेंगे? स्पेशल सरबजोत किस तरह का व्यक्ति है, कैसे वो शूटिंग को लेकर के? बिल्कुल, देखिए सर, सबसे पहले तो एक जो इस प्लेटफॉर्म पे तो खासकर जो एक एज ए स्पोर्ट्स पर्सन की जो आपकी ईमानदारी है वही एक आपका यहाँ पे साथ देती है। और जो आपने इतनी सारी स्ट्रगल पिछले 8 से 9 सालों में की है, वो कहीं ना कहीं एक इस जगह आके वो सारी आज लिंक हो गई हैं और वो एक मेडल लिंक होने की वजह से आज हमारे को मिला है। लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा आगे कैसे देखते हैं? अभी 50 मीटर के मुकाबले शुरू होने वाले हैं, उसमें भी उम्मीद बनेगी। मनु का एक और मुकाबला है रैपिड फायर में। मनु इज वेरी कॉन्फिडेंट और मुझे लगता है हमें गोल्ड मिलेगा 25 मीटर पिस्टल में। बिल्कुल, हाँ, पदक तो जरूर मिलेगा पर गोल्ड की उम्मीद है।
बिल्कुल पदक जरूर मिलेगा और ये मान रहे हैं कि इस बार रंग भी बदलेगा और गोल्ड होगा वो रंग, क्योंकि मनु इस समय एकदम शानदार फॉर्म में। तो ये सरबजोत के बिल्कुल कॉलेज के देखिए प्रोफेसर थे, उनके पर्सनल कोच थे, बता रहे थे कि किस तरह से सरबजोत ने यहाँ तक का सफर तय किया। कैमरा सैंतल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, पेरिस। तो इस खबर के साथ मिड डे प्राइम के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।